बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप वन। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सिविल लॉ सीपीसी से रिलेटेड है और आज हम डिस्कस करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट को बेसिकली आर्डर 8 जो है वो हमें रिटर्न स्टेटमेंट को डील करता है। हम आर्डर 8 के साथ जो सेक्शन 26A है सीपीसी की उसको मिला के हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 2018 से लेके 2020 तक जो अमेंडमेंट आई उसमें सीपीसी में काफ़ी मटीरियल चेंजेस आई। इसी तरह आर्डर रिटर्न स्टेटमेंट के हवाले से भी सीपीसी को अमेंड किया गया। अच्छा, एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि पहले हमने आर्डर 6 को डिस्कस किया। आर्डर 6 बेसिकली प्लीडिंग को डील करता है। प्लीडिंग में प्लेंट भी शामिल है, रिटर्न स्टेटमेंट भी शामिल है। इसलिए आर्डर इस लेक्चर को सुनते वक्त आपने आर्डर 6 जो हमने डिस्कस किया प्लीडिंग को, उसको आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जो बेसिक यार्ड स्टिक्स हैं, जो पैरामीटर्स प्लीडिंग के लिए हैं, वो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों के लिए हैं। क्योंकि प्लीडिंग शैल इंक्लूड प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन, फर्दर स्टेटमेंट, बेटर स्टेटमेंट, वॉट एवर, ऑल दीज आर द प्लीडिंग्स। इसलिए आपने जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा कि प्रिसाइज मैनर में मटीरियल फैक्ट्स को एलेबोरेट करना होता है, यानी प्लेंटिफ ने अपना केस पुट करना होता है, एज इट इज़ डिफेंडेंट ने उसको रिबट करना होता है, और डिफेंडेंट ने जो मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिफेंडेंट्स होते हैं, डिफेंडेंट्स ने उनको बयान करें। आपने आर्डर 6 प्लीडिंग्स को अपने माइंड में रखना है। अब हम आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ, आते हैं सेक्शन 26A की तरफ। सेक्शन 26A इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पहले भी लॉ में 30 डेज़ का टाइम प्रोवाइडेड था विद 2 अपॉर्चुनिटीज़। अब लॉ को थोड़ा सा अमेंड किया गया। अब टाइम तो 30 डेज़ का है। पहले भी वर्ड शैल यूज़ हुआ था, लेकिन उसके क्योंकि पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, इसलिए वो शैल जो था वो डायरेक्टरी इन नेचर था। अब पीनल कॉन्सिक्वेंसेस को लॉ मेकर ने ऐड कर दिया है, इसलिए अब जो शैल है दैट इज़ मैंडेटरी इन नेचर। अब सेक्शन 26 से बड़ी क्लैरिटी के साथ बताती है कि जो डिफेंडेंट शैल फाइल रिटर्न स्टेटमेंट नॉट लेटर दैन 30 डेज फ्राम द डेट ऑफ हिज अपीयरेंस इन द कोर्ट। इन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि डिफेंडेंट चाहे इन पर्सन आए, चाहे थ्रू एजेंट आए, थ्रू प्लीडर आए, थ्रू लॉयर पेश हो, यानी डिफेंडेंट ने अपनी अदालत में हाजिरी से, नॉट फ्रॉम द सर्विस ऑफ द समन्स, रादर फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ द इन द कोर्ट, विद इन 30 डेज जो है डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट टेंडर करना है। अब क्वेश्चन आ गया कि अगर डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट 30 डेज में टेंडर नहीं करता, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। सेक्शन 26A की सब सेक्शन 3 इज़ वेरी मच क्लियर। If defendant fails to file written statement within 30 days, the court shall close the right to defend the case. यानी defendant का जो defense है, right to defend the case है, that will be struck off. यानी defendant का right to defend the case जो है वो close हो जाएगा, he will be non-suited. इसलिए make in mind, अपने माइंड में आप कीप इन माइंड, अपने माइंड में ये बात क्लियर रखें कि जिस दिन डिफेंडेंट हाजिर हो गया, चाहे इन पर्सन, चाहे थ्रू एजेंट, चाहे थ्रू अटॉर्नी, डिफेंडेंट इज बाउंड टू टेंडर द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज। बाज़ बात थोड़ी सी मिसकंसेप्शन होती है जी कि एक डेट को डिफेंडेंट आया, अदालत ने 30 डेज़ की डेट डाली, उस दिन जो है वो वकील साहब वकालतनामा दे दें कि आज मैं वकालतनामा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये बात नहीं है, टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, रादर टाइम हैज़ स्टार्टेड फ्राम द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। यानी वो अपीयरेंस हमने जैसे आर्डर 3 में पढ़ा था कि अपीयरेंस इन पर्सन भी हो सकती है, थ्रू एजेंट, थ्रू प्लीडर, थ्रू लॉयर, एट एनी किसी के ज़रिए भी अपीयरेंस होगी फ्राम द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अच्छा, अगर तो डिफेंडेंट नहीं देगा तो उसका डिफेंस क्लोज हो जाएगा, ही विल बी नॉन सूटेड। और एक होता है आपका जवाब का हक ख़त्म होना, एक होता है राइट टू डिफेंड द केस स्टक ऑफ होना। इन दोनों में भी डिफरेंस है। अगर आपका राइट टू डिफेंड द केस स्टक ऑफ हो गया तो यू विल बी नॉन सूटेड, फिर आप उसके बाद सूट की फर्दर प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा, फिर अगर आप उसने जवाब दे दिया तो फिर क्या होगा। अच्छा, पहले ये बात नहीं थी, फैमिली लॉ में तो शुरू से था कि रिटन स्टेटमेंट की कॉपीज़ देगा, लेकिन अब सिविल लॉ में अमेंडमेंट कर दी गई, डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपीज़ ऑफ रिटन स्टेटमेंट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अनेक्स देयर विद फॉर ईच ऑफ द पार्टीज एंड फॉर द कोर्ट।
यानी डिफेंडेंट ने जो अपना जवाब दावा देगा उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स फहरिस्त निसार या कोई फहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा या उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अनेक्स करेगा रिटन स्टेटमेंट की और उन डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपी है वो अपने जवाब दावे के साथ एक्स्ट्रा कॉपीज़ फॉर ईच ऑफ द पार्टीज़ एंड फॉर द कोर्ट सबमिट करेगा। यानी जितने प्लेंटिव्स हैं उन सब के लिए कॉपीज़ एंड फॉर द कोर्ट जो है एडिशनल कॉपीज़ एक्स्ट्रा कॉपीज़ सबमिट करना। इट इज़ आल्सो द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। द कोर्ट शैल प्रोवाइड डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपी। अब आपके माइंड में ये आएगा जी कि अगर वो नहीं करता तो फिर क्या है। लेकिन जी जहाँ पे वर्ड शैल यूज़ हुआ है, अगर वो इस डायरेक्शन को, इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो कोर्ट जो है कोई भी आर्डर पास कर सकती है। उस आर्डर में अगर प्लेंटिफ होगा तो दावा डिसमिस किया जा सकता है, अगर कोई डायरेक्शन ऑफ कोर्ट फॉलो, अगर डिफेंडेंट होगा तो उसका राइट जो है वो स्टक ऑफ किया जा सकता है। राइट टू डिफेंड द केस उसका स्टक ऑफ किया जा सकता है। आई थिंक इस बारे में आप माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है कि डिफेंडेंट ने अपनी डेट ऑफ अपीयरेंस से 30 डेज़ के अंदर जवाब दावा देना मैंडेटरी है। अच्छा, बात है कि जवाब दावे में उसने करना क्या है। अगर यह जवाब दावा नहीं देता तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर डिफेंडेंट जवाब दावा नहीं देता तो कोर्ट शैल परज्यूम दैट डिफेंडेंट एडमिट्स द कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट एज ट्रू। यानी कोर्ट ये प्रज्यूम करेगी कि डिफेंडेंट जो है उसने कंप्लेंट के कंटेंट्स को एज ट्रू तस्लीम कर लिया। अच्छा, यहाँ आपने अपने माइंड में एक बात क्लैरिटी के साथ रखनी है। यानी अगर डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट नहीं देता, कोर्ट ये तो प्रज्यूम करेगी कि डिफेंडेंट ने दुरुस्त तस्लीम कर लिया, लेकिन ये प्रिजम्पशन नहीं है कि मुद्दई का सूट डिग्री हो जाएगा। नॉट एट ऑल। अब थोड़ी देर के लिए डिफेंडेंट हाजिर नहीं हुआ, एक्स पार्टी हो गया या डिफेंडेंट का राइट टू डिफेंड द केस ख़त्म हो गया, तो क्या हर सूरत में मुद्दई का दावा डिग्री होगा? आंसर इज़ नो। मिसाल के तौर पे अगर सूट फॉर डेक्लेरेशन प्लेंटिफ फाइल करता है, अब डेक्लेरेटरी डिग्री इज़ अ टाइटल क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, तो ऐसी सूरत हाल में प्लेंटिफ बाउंड है कि वो पहले अपने टाइटल की बाबत अदालत को कुछ बताए कि जी मेरा सच एंड सच ओनरशिप है मेरी। अगर मिसाल के तौर पर इमूवेबल प्रॉपर्टी का दावा है तो प्लेंटिफ बाउंड है कि वो अपने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड करे, कोर्ट को सेटिस्फाई करे। यानी जस्ट ऐसा नहीं हो सकता अगर डिफेंडेंट का राइट क्लोज हो गया या डिफेंडेंट कभी आके कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट भी दे दे तो सिविल सूट हर सूरत में डिग्री होगा। नॉट एट ऑल। बल्कि प्लेंटिफ ने अपने केस को एट हिज ओन लेग्स, अपने मौक़िफ़ को खुद से साबित करना है। ये एक प्रिजम्पशन जस्ट बताई गई है कि वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट चली जाएगी, लेकिन प्लेंटिफ के ऊपर जो बर्डन है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आ गया जी कि डिफेंडेंट ने अपने केस में प्लीड क्या करना है। एक तो आपने दो वर्ड सुने होंगे कि एवेसिव डिनाइल एंड स्पेसिफिक डिनाइल। एक तो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में कीप इन माइंड कि जब भी आप जवाब दावा ड्राफ्ट कर रहे हो ऑलवेज जो डिनाइल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एवेसिव डिनाइल जो है, एवेसिव डिनाइल इनफैक्ट इज़ नो डिनाइल। जब आप एवेसिव डिनाइल करते हैं तो प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट जा सकती है। अगर मुद्दई अपने मौक़िफ़ को साबित करेगा तो फिर जो आपका जो डिनाइल है अगर वो एवेसिव होगा तो सूट आपके अगेंस्ट डिग्री हो सकता है। डिनाइल ऑलवेज मस्ट बी स्पेसिफिक। मिसाल के तौर पे ए ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसको ये और बेस ऑफ ओरल एग्रीमेंट उसने सूट फायर किया कि जी बी मेरे पास ऑन सच एंड सच डेट आया, उसने आके उसके मेरे घर फलां शख्स मौजूद था, उसने मुझे आके ऑफ़र की कि वो प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहता है। अब डिफेंडेंट इज़ बाउंड कि वो स्पेसिफिकली इन तमाम फैक्ट्स को डिनाई करे। डिफेंडेंट का जस्ट ये बात लिख देना कि दावा मुद्दई झूठा है, बेबुनियाद है, गलत है, इट इज़ इनसफिशेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज एवेसिव डिनाइल। बल्कि डिफेंडेंट इन फैक्ट इज़ बाउंड कि वो स्पेसिफिकली डिनाइल करे कि आई नेवर विजिटेड द हाउस ऑफ द प्लेंटिफ एज अलेज्ड बाय हिम, या वो ये कहे जी कि आई विजिटेड देयर लेकिन आई नेवर any kind of such negotiation was never made, I never made any offer, therefore no question exists for acceptance by the plaintiff। यानी फैक्ट्स जो प्लेंटिफ ने जो फैक्ट्स अलेज किए हों डिफेंडेंट बाउंड है उनको स्पेसिफिकली डिनाई करने का। अगर डिफेंडेंट ने उनको स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एवेसिव डिनाइल। तो प्रिजम्पशन जो है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट जा सकती है। अच्छा, फिर ये होता है कि जो डिफेंडेंट जब भी रिटन स्टेटमेंट दे रहा हो न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। देखिए प्लेंटिफ ने तो तमाम मटेरियल फैक्ट्स बयान कर दी। अब डिफेंडेंट जो है वो बाउंड है, उसको चाहिए
कि वो ये शो करे कि ड्यू टू सच एंड सच रीजंस सूट इज़ नॉट मेंटेनेबल, ट्रांजैक्शन एज अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ इज़ ईदर वाइड है या वाइडेबल है, ऑन पॉइंट ऑफ लॉ पे वाइडेबल है, या ड्यू टू सच एंड सच सर्टन फैक्ट्स की वजह से। मिसाल के तौर पे ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, तो बी अब इस चीज़ का मालिक ही नहीं है, तो बी आके स्पेसिफिकली अलेज करेगा जी कि आई हैव नो कंसर्न, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एज अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ, रादर सम वन C, D, E is the owner, and suit it is the frivolous suit that has been filed by the plaintiff। यानी जो भी आपने न्यू फैक्ट्स होंगे वो आपने ऐड करने हैं। अच्छा, बात आ गई सेट ऑफ का वर्ड, आप सब ने सुना होगा। अच्छा, आपने सेट ऑफ का वर्ड सुना होगा। अब सेट ऑफ एक ये होता है जी कि जब डिफेंडेंट रिटन स्टेट में ही अपना केस पुट करे। एक बात तो आपने देखें, प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल, एक तो आपके माइंड में होनी चाहिए जब भी हम बात करेंगे सेट ऑफ की, तो सेट ऑफ ओनली होगा जब मुद्दई ने सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट दायर किया हो। यानी जब सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी दायर होगा तो उसके रेसिप्रोकल में अगर प्लेंटिफ ने भी डिफेंडेंट के कोई अमाउंट पे करनी है तो वो अमाउंट की हद तक, मनी की हद तक सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। यानी ये नहीं हो सकता कि वो उस प्रॉपर्टी का दावा प्लेंटिफ दायर करे तो डिफेंडेंट उसमें सेट ऑफ क्लेम कर दे, या प्लेंटिफ अमाउंट का दावा दायर करे तो डिफेंडेंट उसके अगेंस्ट को प्रॉपर्टी क्लेम कर दे। यानी सेट ऑफ एक तो होगा ही जब सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट होगा, और सेट ऑफ जो मांगना है वो भी ओनली फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट की हद तक है। और फिर पिक्युलरी जुरिस्डिक्शन के अंदर आना भी लाजमी है। मिसाल के तौर पे अगर सिविल जज क्लास 3 की कोर्ट में एक दावा चल रहा है, तो अब डिफेंडेंट जो है जो सेट ऑफ में अमाउंट क्लेम करना चाहता है वो 2 मिलियन है, तो अब इट इज़ बियॉन्ड द पिक्युलरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल जज। तो फिर ऐसी सूरत में या तो वो अपना वो पार्ट जो है उसको रिलिंक्विश करेगा, जैसे हमने ऑर्डर 2 रूल 2 में डिस्कस किया था कि अपने उस दावे को अंदर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए वो रिलिंक्विश कर सकता है, या तो वो रिलिंक्विश करेगा या फिर वो सेपरेट सूट जाके कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल करेगा। अब इससे अगली बात आती है कि इफ़ेक्ट क्या है सेट ऑफ का। देखिए जी, सेट ऑफ का जो इफेक्ट है ये ऐसा ही है जैसा कि एक प्लेंट है। यानी प्लेंट जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट देता है, एक तो वो स्पेसिफिकली डिनाई करेगा मटेरियल फैक्ट्स जो अलेज किए गए हैं बाय द प्लेंटिफ अपने क्लेम में, उनको तो उसने डिनाई करना ही है। साथ जब वो जो सेट ऑफ क्लेम कर रहा है, जो सेट ऑफ का पोर्शन है उसका ऐसा ही इफेक्ट है जैसा कि ये प्लेंट है। यानी सेट ऑफ की हद तक रिटन स्टेटमेंट को एक प्लेंट ट्रीट किया जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रॉस सूट, considered as a क्रॉस सूट, और जो टू एनेबल द कोर्ट टू प्रोनाउंस अ फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द ओरिजिनल क्लेम्स। यानी ये दोनों ही ओरिजिनल क्लेम होंगे। एक क्लेम किया, मुद्दई ने मुद्दअ से 10 लाख रुपए मांगे, अब दूसरा मुद्दअ मुद्दई से अपना 3 लाख का क्लेम कर रहा है, तो ये दोनों ओरिजिनल क्लेम कंसिडर होंगे। यानी सेट ऑफ का जो इफेक्ट है वो ऐसा ही है जैसा कि डिफेंडेंट ने सेपरेट सूट फाइल कर दिया, वो करेगा उसी रिटन स्टेटमेंट में ही प्ली लेगा। उसके ऊपर बाकायदा कोर्ट फीस अगर लगती है लॉ के मुताबिक तो कोर्ट फीस भी लगेगी, बाकायदा वो अपनी एविडेंस प्लीड करेगा। यानी बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है ना कि अगर प्लेंटिफ ने अपनी एविडेंस प्लीड की, डिफेंडेंट एविडेंस प्लीड नहीं भी करता, तो सूट मुद्दई का डिग्री खारिज भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है। अब जब डिफेंडेंट ने सेट ऑफ क्लेम कर लिया तो सेट ऑफ की हद तक डिफेंडेंट जो है वो अपनी एविडेंस अगर पेश नहीं करेगा और प्लेंटिफ उसको एडमिट नहीं उसका क्लेम करता, तो फिर उसका जो सेट ऑफ की हद तक उसका जो क्लेम ओरिजिनल था वो खारिज हो जाएगा। यानी डिफेंडेंट बाउंड है अपने सेट ऑफ को साबित करने के लिए अपना, मतलब आपने सिंपल ये बात माइंड में रखनी है कि जो सेट ऑफ है इट विल बी ट्रीटेड फॉर ऑल पर्पसेस एज अ सेपरेट प्लेंट, फॉर द पर्पज ऑफ जुरिस्डिक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस, फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस, इन ऑल पर्पसेस। और जो प्लेंटिफ है वो सेट ऑफ की हद तक उसका रिटन स्टेटमेंट देने का भी राइट इसी तरह ही है जिस तरह के मुद्दई के दावे में मुद्दअ का होता है। अब बात आ गई कि न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, क्या वो किस वक्त लिए जा सकते हैं या किस वक्त नहीं लिए जा सकते। देखिए जी, कोई भी ग्राउंड जो न्यू ग्राउंड है, जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, या अगर डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में सेट ऑफ क्लेम किया है तो उस सेट ऑफ की हद तक जो प्लेंटिफ है वो भी न्यू ग्राउंड्स जो हैं आपने उस सेट ऑफ को डिफेंड करने के लिए वो भी न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस ले सकता है।
अब बात आ गई कि क्या प्लीडिंग एक दफ़ा हो गई तो क्या सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स फाइल की जा सकती हैं। इस पे बड़ा क्लियर है कि विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट पार्टीज़ जो हैं सब्सिक्वेंट प्लीडिंग फाइल नहीं कर सकती। हाँ, कोर्ट के पास एट एनी टाइम हर वक्त ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी भी पार्टी से को एडिशनल रिटन स्टेटमेंट क्लेम मांग सकती है, बेटर स्टेटमेंट का कह सकती है, फर्दर बेटर स्टेटमेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड रेप्लिकेशंस मांग सकती है। हाँ, पार्टीज़ जो हैं विद द लीव ऑफ द कोर्ट यानी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है पार्टीज़ जो है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है पार्टीज़ सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स में जाके प्लीडिंग्स फाइल कर सकती हैं। अच्छा, जैसा कि हमने आर्डर 7 में पढ़ा था कि एड्रेस ऑफ फॉर सर्विस एंड लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लेंटिफ, इसी तरह आर्डर 8 में भी है एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ डिफेंडेंट एंड लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफेंडेंट। यानी जिस तरह वहाँ पे फ़र्द पता मुदई ने, मीमो ऑफ एड्रेस मुदई ने लगाना है अपना एड्रेस लिख के फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्विस, इसी तरह डिफेंडेंट ने भी आर्डर 8 रूल 11 के तहत डिफेंडेंट ने भी अपना फ़र्द पता मीमो ऑफ एड्रेस अपने जवाब दावे के साथ लफ करना है। इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि अगर एट एनी स्टेज जो है कोर्ट उसको नोटिस को जारी करना चाहे तो कोर्ट उसको नोटिस जारी कर सके। हाँ, ये एड्रेस किसी भी वक्त जो है वो डिफेंडेंट के पास ऑप्शन है, ये किसी भी वक्त एड्रेस जो है वो चेंज कर सकता है और इस पे जो नोटिस जाएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रामा ऑफ विल बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस, क्योंकि ये इस एड्रेस के बारे में ये प्रिजम्पशन है कि ये डिफेंडेंट ने हिमसेल्फ टेंडर किया है, इसलिए ये एड्रेस जो है वो एज ए ट्रू प्रज्यूम किया जाता है। अब आगे लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफेंडेंट। जिस तरह प्लेंटिफ के लिए ये बात काबिल पाबंदी है कि वो लिस्ट में 2 बातें मेंशन करेगा, एक तो जो उसके वरसा है उनका नाम और दूसरा उन पर्सनस का नाम और एड्रेस कि जो डिफेंडेंट की डेथ की सूरत में इस फैक्ट के बारे में कोर्ट को इंटीमेट करेंगे। इसी तरह डिफेंडेंट के लिए भी ये बात काबिल पाबंदी है कि वो उन्हीं का नाम दाखिल करेगा अपने वरसा का और साथ उन लोगों का नाम मेंशन करेगा कि जो डिफेंडेंट की डेथ की सूरत में कोर्ट को इंटीमेट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर लिस्ट ऑफ लीगल वारसान भी चेंज हो सकती है दौरान दावा, या जो वो शख्स जिसको बारे में आपने मसलन बी ने बताया कि जिस सी जो है मेरे मरने की सूरत में सी जो है मेरे अदालत को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा, तो किसी भी वक्त जो बी है वो सी के बजाय डी का कह सकता है, डी के बजाय ई का कह सकता है, उसका भी नेम एंड एड्रेस, ताकि अगर अदालत भी कुछ समन नोटिस जारी करना चाहे तो कर सके। अच्छा, प्लेंटिफ की सूरत में तो हमने पढ़ा था कि अगर प्लेंटिफ जो है मीमो ऑफ एड्रेस दाखिल नहीं करता, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स दाखिल नहीं करता, तो कोर्ट उसका सूट डिसमिस कर सकती है। अब डिफेंडेंट की सूरत में क्या है, ज़ाहिर बात है डिफेंडेंट का सूट तो डिसमिस नहीं होना, अगर तो उसका सेटअप होगा तो सेटअप उसका डिसमिस हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये कोर्ट की डायरेक्शन फॉलो नहीं करेगा तो कोर्ट जो है उसका राइट टू उसका डिफेंस जो है वो स्टक आउट कर सकती है, कोर्ट जो है उसका डिफेंस। इसलिए अब ये बोथ आर द मैंडेटरी प्रोविजंस, यानी कि स्पेसिफिकली जो लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ये भी अमेंडमेंट 2020 में ही इम्प्लीमेंट की गई कि जी फेलियर ऑफ डिफेंडेंट टू फाइल द लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स शैल रेंडर हिज डिफेंस लायबल टू बी स्टक आउट। अच्छा, इसका बेसिक आपके माइंड में आएगा कि इतनी बड़ी पीनल प्रोविजन ऐड की, इसका पर्पज़ क्या है। देखिए जी, कोर्ट्स में बहुत लेंथी हो जाता था जी कि मुद्दई फोत हो चुका है, अब मामला चल रहा है उसकी फ़हरिस्त वरसान दाखिल करने के लिए, अगर मुद्दला फोत हो गया है तो मामला चल रहा है उसकी फ़हरिस्त वरसान, और एक विदाउट एनी रीज़न एक डिले काज होती थी। बेसिकली इस डिले को कर्टेल करने के लिए ये अमेंडमेंट मज़ीद इसको इफ़ेक्टिव तरीके से ऐड किया गया। आई होप कि आज हमने आर्डर 8 को डिस्कस किया। इसमें जो हमने बुनियादी बातें डिस्कस की वो यही है कि एक तो जो रिटन स्टेटमेंट का टाइम है वो फ्रॉम द डेट ऑफ अपीयरेंस 30 डेज़ है, इट इज़ मैंडेटरी इन नेचर, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई नहीं करेगा तो राइट टू डिफेंड द केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी वो बंदा नॉन सूट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो ड्रेस के बारे में हमने पढ़ा, रिटन स्टेटमेंट में डिनाइल अवेसिव डिनाइल नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक डिनाइल होना चाहिए। सेटअप जो है सिर्फ ओनली जब सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट करेगा तो डिफेंडेंट भी अगर उसके बारे उसने मुदई ने उसके को अमाउंट देनी है तो उस हद तक सेटअप क्लेम कर सकता है। आई होप कि आपके तमाम क्वेश्चंस तमाम क्वेरीज का आंसर आ चुका है।
अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।